नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, टिकट कटा बैठे हैं, मुश्किलात तो है, मुश्किलात इकोनॉमिक डोमेन में भी है, नैरेटिव बिल्डिंग की डोमेन में भी है और फिर लीगल फ्रंट पे भी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। बात करेंगे इस वक्त सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब जब ये कंफर्म हो रहा है कि 21 अक्टूबर की टिकट कट चुकी है, मियां साहब वापस आ रहे हैं, तो हर्डल्स क्या है, किन किन डोमेन्स में क्या क्या हर्डल्स होंगी जो उनके सामने खड़ी होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हर्डल्स तो देखें ना, कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी हर्डल तो ये है कि एक तो उनका जो मसला है वो इस्लामाबाद अदालत के साथ है, और इस्लामाबाद अदालत जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पेश होने के लिए लाहौर लैंडिंग होगी, तो कानून के मुताबिक तो उनको जो है वो अरेस्ट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। और दूसरी बात यह है कि जो प्री अरेस्ट वगैरह, बेल, इस तरह से सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपको अदालत के रूबरू पेश हों, और एक आदमी जिसको पहले मफरूर करार दे दिया गया हो, उसके लिए ये मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं तो वो अपने तमाम जो लूप होल्स हैं, जो कमज़ोर पहलू हैं, वो हम सबसे ज़्यादा इस पे बाखबर भी होंगे और उनको इल्म भी होगा, और ज़ाहिर है उनके लिए लॉबिंग भी यहाँ हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक तो ये मसला है, दूसरा उनका मसला जो है वो ये है कि पंजाब हुकूमत का, क्योंकि वो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आएंगे, और साथ ही वो कहते हैं कि जी वहाँ मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी होगा, जिसकी बाकायदा आपने देख लिया कि कैंपेन जो है वो मरियम साहिबा और दीगर जो उनके पार्टी के कारकुनान और ओहदेदारान हैं वो चला रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो पंजाब हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं, या तो पंजाब हुकूमत उनको अरेस्ट करे, या फिर उनके घर को या कोई भी जगह जो है उसको सब जेल करार दे दिया जाए। लेकिन अगर वो जलसा गाह जाते हैं तो फिर जलसा गाह को तो सब जेल नहीं करार दिया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत सारे कानूनी पेचो खम मौजूद हैं, जो कि मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को, और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि वो टिकट भी कटा लें, और जिस तरह से जनवरी के आखिर में इलेक्शन का कहा गया है, तो फिर उस सूरत के अंदर आप ये देखें कि अगर अदालत में मुकदमा उन पे चल रहा है तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अदालत में और ऑलमोस्ट एवरी डे उनको जो है वो पेश होना पड़ेगा, और फिर अदालत के जो ये तो उनकी सवाबदीद होगी कि क्या वो उनको जो है वो इजाज़त देंगे कि वो अपनी पब्लिक एक्टिविटीज़ भी साथ करते रहें। तो अभी मेरे ख्याल में इस इश्क के बहुत सारे इम्तिहान हैं, और साथ ही साथ नैब के अगर आप हवाले से देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आके उनको नैब का भी सामना होगा, क्योंकि नैब के कवानीन और नैब के जो अभी चेयरमैन नैब और FIA के जो DG की मुलाकात है वो बड़ी मानी खेज है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जहां यहाँ डील की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो नैब दोबारा सरगर्म हो गई है, तमाम मोटे हिस्से बन चुके हैं, लेकिन बहरहाल एक अवामी राय उनके मुतल्लिक मौजूद है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, हवा का रुख जरूर PMLN की तरफ है और तासुर ये उभर रहा है कि इस वक्त वो फेवरेट है, लेकिन पॉपुलैरिटी भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविज्म के दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पसे पुश डाल के सिर्फ और सिर्फ हवाओं के रुख के बलबूते पर क्या आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? फिर क्योंकि यहीं 2018 के अंदर सिलेक्टेड की बात हुई, RTS बैठने की बात हुई, तो कितना इतना आसान है हवाओं का रुख ये डिटर्मिन करे आज के दौर के अंदर भी कि कौन सी पार्टी होगी और कौन सा लीडर होगा? मेरा ख्याल है कि जो 2018 में जिस तरीके से काम किया गया वो तो मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल नहीं। पहले देखिए ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना और बात है और पॉलिटिकल मेडलिंग करना और बात है। यानी कि आपने इंजीनियरिंग ये होती है कि आप कहते हैं कि जी चलें अब्दुल्ला, आप यहाँ रावलपिंडी में बैठ जाएं, आपकी पार्टी को हम कराची में अकोमोडेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ फर्ज करें मुस्लिम लीग का वोट ज़्यादा है और उधर MQM का ज़्यादा है, तो हम आपको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। ये होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और पॉलिटिकल मेडलिंग ये है कि आप लोगों की ज़बरदस्ती उनकी फाइलें खोल के उनको बिठाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, ऐसे ही जैसे PTI के अंदर लोगों को लाया गया था। तब पता नहीं लोग खामोश थे, तब मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं था। 24 न्यूज़ तो उस टाइम पे भी बात किया करता था, मुझे याद है।
लेकिन बाकी लोग खामोश थे क्योंकि एक खास दबाव था और उसके नतीजे के अंदर जो थे लोग जोक दर जोक जो है वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। तो ये थी पॉलिटिकल जो मेडलिंग थी और फिर वोटों के अंदर और फिर आरटीएस का बैठना और फिर कई जगहों के ऊपर बड़ी देर के बाद हल्कों के नताइज आना, ये तमाम वो शवाहिद थे जो खतरनाक हद तक जो है वो मेरे ख्याल में जिसके नताइज आना शुरू हुए। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस किस्म के नहज पे पहुंच चुके हैं जहां खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के लिए अपोजिशन ज्यादा है, उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अभी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया लिया था उसको फिर जाके 48 घंटे में शहबाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ गया, मरियम साहिबा को भी जाना पड़ गया और उसके नतीजे में उन्होंने फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, जो कि वो पहले ही छोड़ देते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने अब छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि मियां साहब की जो सोच है वो अभी भी कन्फ्रंटेशनिस्ट है, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ जो माहौल है उसके अंदर गड़बड़ पैदा हो जाएगी। बावजूद इसके कि आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये जुआ खेल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम जो है वो एक डील के जरिए आएंगे तो माजी की तरह हर कुछ जो है वो सबज होगा, जबकि मुझे यहाँ सब्जादार कोई मामलात नहीं नजर। देखिए ना, अभी तक तो शायद मसलतन कुछ खामोशी है और फिर बयानिए में कुछ तब्दीली भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा जब मियां नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में एज पर प्लान ये कहा जा रहा है कि कोई दूसरी तकरीर नहीं होगी, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर होगी, कायद मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनान से खिताब करेंगे, तो फिर उस वक्त जिस वक्त वो मुखातिब होंगे तो उनको कौन रोकेगा? या मियां साहब को कौन रोक सकता है जो 4 साल बाद आके कोई पॉलिटिकल नैरेटिव दे रहे होंगे और उसमें वो कोई बात नहीं करेंगे उन लोगों की कि जिनकी वजह से वो साइडलाइन हो गए थे, कॉर्नर्ड हो गए थे, डिस्क्वालिफिकेशन का सामना था, मुल्क बदरी का सामना था, तो इसकी गारंटी कहाँ है कि वो ये नाम नहीं लेंगे? फिर देखिए ये बात तो तय है ना कि मियां साहब अगर इतने साल जो है बरतानिया में वो और उनकी औलाद जो है कारोबार भी करती रही, रहती भी रही, तो वो ऐसा नहीं है कि मगरिब के साथ एक बगैर अंडरस्टैंडिंग के वो वहां बैठे हैं, ये बात तो तय है। और मगरिब के अपने कुछ जाहिर है उनकी डिमांड्स होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो पूरी करेंगे तो कौम जो है वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और अगर वो नहीं पूरी करेंगे तो मगरिब उनको जो है वो जीने नहीं देगा। दूसरी तरफ यह है कि मियां साहब अपनी जिस एज और जिस तजुर्बे के अंदर मौजूद हैं वो अपने जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि लेपर्ड कैन नॉट हाइड इट्स स्पॉट्स, जो चीते के धब्बे होते हैं उसके ऊपर, उसको छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए मियां साहब का जो गुजरांवाला का बयान था जो कि 2020 गालिबन 19 अक्टूबर थी, जब उन्होंने बाकायदा जनरल बाजवा को चार्जशीट किया था, तो जब आवाम की जो चमक है जब उसको नजर आती है एक लीडर को, तो फिर लीडर जो है कभी कभी मेरे ख्याल में अपने ट्रैक से डिट्रैक हो जाता है। और यही बातें हम माजी में मुतअद्दिद लीडर्स के साथ देखते रहे हैं कि वो ये समझते रहे कि हमने रियासत को कमजोर कर दिया क्योंकि हम आवाम की ताकत के ऊपर आ गए, जबकि रियासत कभी ना पहले कमजोर थी, ना आज कमजोर है और ना आइंदा होगी, बल्कि हमें ये देखना है कि उनका इरादा कमजोर था, इदारा कभी कमजोर नहीं था। तो ये मियां साहब को मेरे ख्याल में जहन में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे साइफर केस में एक बार फिर एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है, यानी ये मामला भी ऑन कैमरा या इन कैमरा समाज से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसका तयन करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही